चलिए सुनते हैं आज की कहानी। यह कहानी एक कुम्हार की है जिसका नाम रामदास था। वह अपनी पत्नी के साथ गांव में रहता था। वह मिट्टी के बर्तन, दीपक, मटके आदि बनाया करता और उन्हें बेचकर अपने घर का खर्च चलाया करता था। रामदास बहुत ही ईमानदार और मेहनती व्यक्ति था। वह सदैव दूसरों की सहायता करता था। हालांकि रामदास को अपनी जिंदगी से कोई शिकायत नहीं थी, पर उसे और उसकी पत्नी को एक चिंता सताती थी कि उनकी शादी के इतने सालों बाद भी उन्हें कोई संतान नहीं हुई थी। पर फिर कुछ सालों बाद भगवान की कृपा से उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति हो जाती है। इस बात से रामदास और उसकी पत्नी अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं। रामदास अपनी पत्नी से कहता है कि भगवान ने आखिरकार हमारी सुन ली और हमें एक प्यारा सा बेटा दे दिया है। तब रामदास की पत्नी कहती है कि आपने बिल्कुल सही कहा, हमारी बस यही इच्छा थी, वो भी अब पूरी हो गई। परंतु उसी दिन उसकी पत्नी का देहांत हो जाता है। इस घटना से रामदास अत्यंत दुखी हो जाता है। फिर उसे अपने बेटे प्रवीण का ध्यान आता है कि अगर मैं ऐसे दुखी रहूंगा तो मैं अपने बेटे का ध्यान कैसे रखूंगा। और उस दिन के बाद रामदास दोबारा मेहनत करने लगता है। इस तरीके से रामदास पर और ज्यादा जिम्मेदारियां आ जाती हैं, क्योंकि उसे अब अपने बेटे का भी पूरे तरीके से ध्यान रखना पड़ता था और घर के काम के साथ साथ उसे अपना काम भी करना पड़ता था। अब इस वजह से रामदास बहुत ज्यादा व्यस्त रहने लग गया था। वह अपनी तरफ से पूरा प्रयास करता और यह सोचता कि कैसे भी करके वो अपने बेटे के लालन पालन में कोई कमी ना आने दे। फिर कुछ समय बाद जब रामदास का बेटा प्रवीण बड़ा हो जाता है, तो रामदास सोचता है कि अब तो प्रवीण भी बड़ा हो गया है, तो अब से मैं अपने काम पर ज्यादा ध्यान दूंगा ताकि इसके लालन पालन में कोई कमी न रहे। अब रामदास काम में अधिक व्यस्त होने के कारण प्रवीण के ऊपर कम ध्यान दे पाता था, जिसकी वजह से प्रवीण अब बुरी संगत में रहने लग गया था। प्रवीण के ऊपर बुरी संगत का प्रभाव पड़ने लगता है और वो गलत काम करना भी शुरू कर देता है, जैसे वो आसपास सभी से लड़ाई झगड़ा करने लगता है। फिर एक दिन रामदास एक लड़के को इतना ज्यादा मार देता है कि उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। और फिर उस लड़के के पिता और आसपास के सभी लोग प्रवीण की शिकायत लेकर रामदास के पास जाते हैं और कहते हैं कि रामदास, अपने बेटे को समझाओ, यह हमेशा हमारे बच्चों से लड़ता रहता है या उन्हें बुरी आदतें सिखाता है। तब रामदास उन सभी से कहता है कि आप सभी मुझे और मेरे बेटे को माफ कर दीजिए। मैं इससे दिन में समझाऊंगा और यह आगे से कभी भी ऐसा नहीं करेगा। जब रामदास सभी लोगों से माफी मांगकर जैसे तैसे करके उन्हें समझा देता है और उन्हें आश्वासन देता है कि प्रवीण आगे से ऐसा नहीं करेगा, तब सभी लोग रामदास की बात सुनकर वहां से चले जाते हैं। फिर रामदास अपने बेटे से कहता है कि प्रवीण, तुम यह सब क्यों कर रहे हो? तुम दूसरे लोगों से क्यों लड़ते झगड़ते हो? आजकल हमेशा तुम्हारी शिकायतें आती रहती हैं। तब प्रवीण कहता है कि अरे, मैंने किसी से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं किया है, वो सभी लोग पागल हैं, वो मेरे ऊपर बस बिना वजह आरोप लगाते रहते हैं। तब रामदास प्रवीण से कहता है कि तो फिर तुमने संजय के बेटे को क्यों मारा था? सच बताओ, उसकी इतनी बुरी हालत तुमने ही की है ना? तब प्रवीण कहता है कि यह सब उसी की गलती थी। उसकी गलती की वजह से वहां से गुस्से में चला जाता है। रामदास रोते हुए अपने आप से कहता है कि यह सब क्या हो गया? मेरा बेटा ऐसा भी कर सकता था? मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा था। भला मैं इसे अब कैसे समझाऊं? यह तो सुधरने का नाम ही नहीं लेता है। उल्टा दिन ब दिन इसकी शिकायतें बढ़ती ही जा रही हैं। उस दिन के बाद से रामदास अपने बेटे के ऊपर और ज्यादा ध्यान देता है और उसे समझाने की कोशिश करता है। पर प्रवीण तो अपने पिता की बात मानने या सुनने को तैयार ही नहीं था। फिर एक दिन रामदास सोचता है कि क्यों ना मैं अपने बेटे की शादी करवा दूं, क्योंकि अगर इसकी शादी हो जाएगी तो ये अपनी जिम्मेदारियों को समझेगा। उस समय रामदास को यही फैसला अच्छा लगता है और वो अपने बेटे की शादी करवा देता है। रामदास को लगता था कि शादी के बाद उसका बेटा अपनी जिम्मेदारियों को अच्छे से निभाएगा। परंतु शादी के बाद भी प्रवीण में कोई ना तो कोई काम करता है, ना ही अपनी जिम्मेदारियां ढंग से निभाता है। परंतु वहीं दूसरी तरफ प्रवीण की पत्नी, जो एक बहुत ही सुंदर व सुशील कन्या थी, वो घर की जिम्मेदारियों को बहुत अच्छे से समझती थी। वो समय पर सबको भोजन देती और समय से अपना सारा काम किया करती।
वो रामदास का हर रोज अच्छे से ध्यान रखती थी। वहीं रामदास भी उसे अपनी बेटी की तरह प्यार करता था। एक दिन रामदास प्रवीण की पत्नी से कहता है कि बेटी, मैंने तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दी। मैंने तुम्हारा विवाह एक ऐसे लड़के से करवा दिया है जो ना तो किसी की बात सुनता है, ना ही उसे किसी की परवाह है। मुझे लगता था कि अगर मैं इसका विवाह कर दूंगा तो शायद इसके बाद यह सुधर जाएगा और अपनी जिम्मेदारियों को अच्छी से समझेगा। तब प्रवीण की पत्नी रामदास से कहती है, नहीं पिताजी, आप ऐसा क्यों कहते हो? भला ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं तो बहुत भाग्यशाली हूं कि मुझे आप जैसे पिता मिले। उसी समय एक ग्रामीण वहां आता है और रामदास से कहता है कि मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि अपने बेटे को समझाओ। उसने आज फिर से मेरे बेटे को मारकर उसे जबरदस्ती उसका सारा धन छीन लिया है। यह बात सुनकर रामदास भी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है कि आज तो उसके बेटे ने हद ही कर दी। तब वो संजय से माफी मांगने लगता है और जैसे तैसे करके संजय को वहां से विदा कर देता है। फिर जब शाम को प्रवीण वापस अपने घर लौटता है, तब रामदास गुस्से में उसे डांटने लगता है और उससे कहता है कि मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है कि तुम ढंग से रहा करो, परंतु तुम मेरी एक भी बात नहीं सुनते हो। आज तो तुमने हद ही कर दी। अब तुमने चोरी चकारी करना भी शुरू कर दिया है। आखिर तुम कब अपनी जिम्मेदारियों को समझोगे? परंतु इन सब बातों का प्रवीण के ऊपर कोई भी असर नहीं होता। वो उल्टा अपने पिता से जुबान लड़ाने लगता है और इस दौरान रामदास और प्रवीण का झगड़ा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, जिसके बाद प्रवीण अपने पिता रामदास को घर से बाहर निकालने के लिए कहता है। यह बात सुनकर रामदास के पांव तले जमीन खिसक जाती है। तब प्रवीण की पत्नी उसे बहुत समझाती है कि आप आखिर ये क्या कर रहे हैं? आप अपने पिता से इस तरीके से बात नहीं कर सकते। आप उन्हें उनके ही घर से कैसे निकाल सकते हैं? और पिताजी आखिर जाएंगे कहां? उनका हमारे सिवा और कोई नहीं है। आप ही तो इनकी इकलौती संतान हैं। अगर उनका ध्यान आप नहीं रखेंगे तो कौन रखेगा? परंतु प्रवीण अपनी पत्नी की एक भी बात नहीं सुनता और अपने पिता को घर से निकलने के लिए कह देता है। रामदास ये बात सुनकर बहुत दुखी हो जाता है और वो फैसला कर लेता है कि अब वो यहां एक पल भी नहीं रह सकता। उसके बाद रामदास अपने घर से बाहर निकल जाता है और अपने घर से कोसों दूर बस चलता ही रहता है। फिर वो एक अनजान सी जगह पर पहुंचकर वहां पर एक बड़े से वृक्ष के नीचे छाया में बैठ जाता है। उसके बाद रामदास बहुत जोर जोर से रोने लगता है। तभी वहां पर एक साधु आते हैं और रामदास के पास आकर बैठ जाते हैं। तब साधु रामदास से पूछते हैं, बेटा क्या हुआ? तुम क्यों रो रहे हो? फिर रामदास साधु को प्रणाम करता है और कहता है, बाबा, मुझे मेरे बेटे ने घर से निकाल दिया है। अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं कहां जाऊंगा। तब साधु बाबा रामदास से कहते हैं, बेटा, जो कुछ भी हमारे साथ होता है वो सब हमारे कर्मों का ही फल होता है। जैसा हमने पहले किया होता है उसी के हिसाब से हमें उसका फल मिलता है और हमें वो भुगतना पड़ता है। तभी रामदास साधु से कहता है, मैंने तो आज तक कभी किसी का बुरा नहीं किया। मैंने हमेशा अपना काम ईमानदारी और मेहनत के साथ किया है। मैंने तो कभी किसी का गलत करने की सोची भी नहीं। पहले तो जब मैं छोटा था तब मेरे माता पिता चल बसे। फिर मेरी शादी के कई वर्षों बाद भी हमें कोई संतान नहीं हुई, परंतु उसके कुछ वर्षों बाद भगवान की कृपा से मुझे संतान का सुख मिला तो मेरी पत्नी चल बसी। मेरी पत्नी के जाने के बाद मैंने अपने बेटे के लिए खूब मेहनत की। उसका लालन पालन करने के लिए मुझे जितना बन सका मैंने उतना किया, और जिस संतान के लिए हमने इतने वर्ष इंतजार किया, आज उसी संतान ने मुझे घर से निकाल दिया। अब आप ही बताइए बाबा कि मैंने ऐसे भला कौन से बुरे कर्म किए हैं जो मुझे उन सब की इतनी बड़ी सजा मिल रही है। तब साधु बाबा रामदास को कहते हैं, बेटा, भले ही तुमने इस जन्म में इतने ही अच्छे कर्म क्यों ना किए हो, परंतु तुम्हारे पूर्व जन्म के कर्मों का हिसाब भी तुम्हें चुकाना पड़ता है। चाहे हमने पिछले जन्म में अच्छे कर्म किए हो या बुरे कर्म, उन दोनों का ही फल हमें अगले जन्म में भुगतना पड़ता है। तब रामदास कहता है कि बाबा, पिछले जन्म का तो हमें कुछ याद ही नहीं रहता, तो हमें क्या पता कि हमने पिछले जन्म में कैसे कर्म किए। फिर बाबा कहते हैं, तुम अपने पिछले जन्म में एक दुराचारी व्यक्ति थे। तुम बुरे कर्मों में फंस चुके थे।
पिछले जन्म में तुम्हारे पिता एक अमीर व्यक्ति थे और तुम्हारा एक बड़ा भाई था। उन्होंने तुम दोनों भाइयों का जमीन जायदाद में बराबर हिस्सा कर दिया था। परम तुम्हें जुआ खेलने की बहुत बड़ी आदत थी। तुमने जुए में अपना सारा धन गंवा दिया और उसके बाद तुमने धोखाधड़ी करके अपने भाई को मार डाला और उसका भी सारा धन जब्त कर लिया था। ये सब सुनकर रामदास बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है कि उसने अपने पिछले जन्म में इतने बुरे कर्म किए थे। फिर वो बहुत दुखी मन से बाबा से कहता है कि इसका मतलब मैं अपने पिछले जन्मों के बुरे कर्मों का ही फल भोग रहा हूं। इसका मतलब मेरे साथ इस जन्म में कुछ भी अच्छा नहीं होगा। तब बाबा कहते हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे जितने भी पिछले जन्म के बुरे कर्म होते हैं वो इस जन्म के अच्छे कर्मों के साथ मिट जाते हैं। इसका मतलब यह है कि तुम इस जन्म में जितने अच्छे कर्म करते जाओगे उतने ही तुम्हारे पिछले जन्म के बुरे कर्म मिटते जाएंगे। फिर एक समय ऐसा आएगा कि जब तुम्हारे इस जन्म के अच्छे कर्म पिछले जन्म के बुरे कर्मों से जाएंगे, तब तुम्हारे साथ सब अच्छा होगा और तुम अपने बुरे कर्मों की सजा से भी मुक्त हो जाओगे, क्योंकि तब तुम्हारे पास सिर्फ तुम्हारे अच्छे कर्म ही बचेंगे। परंतु अगर तुम इसका उल्टा करोगे, यानी इस जन्म में तुम बुरे कर्म ज्यादा करोगे, तो तुम्हारे सामने पिछले अच्छे जन्म के सभी अच्छे कर्म आकर तुम्हें नहीं बचा पाएंगे। तब रामदास बाबा से कहता है, बाबा, अब मुझे क्या करना चाहिए? मैं अब केवल अच्छे कर्म ही करना चाहता हूं और मैंने जितने भी बुरे कर्म किए हैं मैं उन सब का प्रायश्चित करना चाहता हूं। तब बाबा कहते हैं, तुम चिंता मत करो, अब तुम्हारे बुरे कर्मों का फल तुम्हें मिल चुका है। अब जल्दी ही तुम्हारे जीवन में सब ठीक हो जाएगा। यह कहकर बाबा वहां से चले जाते हैं। फिर रामदास भी सोचने लगता है कि वो अब आगे जीवन में केवल दूसरों का भला ही करेगा। फिर वो वहीं आसपास एक छोटी सी कुटिया में अपने रहने का इंतजाम करता है। कुछ समय बीत जाने के बाद प्रवीण के बेटे की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। वो अपने बेटे का इलाज कराने के लिए उसे वैद्य के पास ले जाता है, परंतु इलाज के बाद भी उसका बेटा ठीक नहीं होता और उसकी हालत दिन में दिन बिगड़ती ही जाती है। वो अपने बेटे को अच्छे से अच्छे वैद्य के पास ले जाता है, परंतु उसके बेटे की हालत में कोई सुधार नहीं होता। इस बात से प्रवीण बहुत ज्यादा चिंतित रहने लगता है। उससे कुछ समझ नहीं आता कि वो अब क्या करे। जब वो एक दिन अपने घर के बाहर बैठा रो रहा था, तभी वही साधु आते हैं और उससे कहते हैं, बेटा, इस सब तो तुम्हारे कर्मों का ही फल है, तो अब तुम क्यों चिंतित होते हो? जब तुमने पहले बुरे कर्म करते वक्त कोई चिंता नहीं की या एक बार भी उसके परिणाम के बारे में नहीं सोचा, तो तुम अब क्यों सोचते हो? इतना कहकर बाबा वहां से चले जाते हैं। जब प्रवीण को अपनी गलती का एहसास होता है और वो सोचता है कि आज तक उसने हमेशा बुरे कर्म ही किए हैं, तो उससे उसके बुरे कर्मों की सजा ही मिल रही है। तब वो बहुत पछताता है कि उसने किस तरह से अपने पिता के साथ इतना बुरा व्यवहार किया था। उसके पिता तो हमेशा उसका ध्यान रखते थे और उन्होंने अकेले ही सारी जिम्मेदारियां उठाई और अकेले ही उसका ध्यान रखा, उसके लिए इतना कुछ किया, परंतु उसके बदले में उसने अपने पिता को ही घर से बाहर निकाल दिया, जबकि उसके पिता का उनके अलावा कोई भी नहीं था। यह सब सोचकर प्रवीण बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है और बहुत जोर जोर से रोने लगता है। अब उसे अपनी गलती का पश्चाताप हो चुका था और वह अब एक अच्छा इंसान बनना चाहता था और वो अब अपनी सभी जिम्मेदारियों को भी अच्छे से निभाने लगा था। न तो वो अब किसी के साथ लड़ाई झगड़ा करता था और ना ही वो कोई चोरी चकारी करता था। वो अपनी पूरी ईमानदारी से काम करने लगा था। उस दिन के बाद से प्रवीण अपने पिता को खोजने निकल जाता है। एक दिन वो दूर के गांव में किसी काम से जाता है और वहां पर अपने पिता को देखता है। उससे बहुत खुशी होती है कि आखिरकार उसने अपने पिता को ढूंढ ही लिया। फिर वो उनके पास जाकर उनसे अपनी की हुई शर्मिंदगी की माफी मांगने लगता है। वो अपने पिता से कहता है, पिताजी, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपके साथ बहुत ही बुरा बर्ताव किया है। आपने मेरे लिए इतना सब कुछ किया, परंतु मैंने आपके साथ हमेशा गलत किया। आपसे हमेशा उल्टा सीधा बोला। साथ ही मैंने इतने बुरे कर्म किए हैं, कृपया करके आप मुझे माफ कर दीजिए और आप अब मेरे साथ हमारे घर वापस चलिए। तब रामदास प्रवीण से कहता है, बेटा, तुम चिंता मत करो, मैं तुमसे बिल्कुल भी नाराज नहीं हूं। मैंने तो तुम्हारी गलती के लिए तुम्हें बहुत पहले ही माफ कर दिया था।
परंतु मैं अभी तुम्हारे साथ घर वापस नहीं चल सकता। मैं यहां पर रहकर लोगों की मदद करना चाहता हूं। मैं अब तुमसे नाराज नहीं हूं, लेकिन मुझे तुम पर गर्व है कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो चुका है और अब तुम पश्चाताप करना चाहते हो। बल्कि यह तो बहुत अच्छी बात है कि तुम इसी जन्म में नहीं तो तुम्हें अपने बुरे कर्मों का अंजाम अगले जन्म में भुगतना पड़ता। फिर प्रवीण मदन से अपने घर वापस चलने की जिद करता है, परंतु मदन वापस चलने से इनकार कर देता है और कहता है कि तुम अब घर जाओ और अपनी जिम्मेदारियों को अच्छी से निभाओ। मैं कुछ समय अभी यहीं पर बिताना चाहता हूं। उसके बाद प्रवीण अपने घर वापस चला जाता है और अब उसका बेटा भी बिल्कुल ठीक हो गया था। अब वो अपने बेटे की तरह एक ईमानदार व मेहनती इंसान बन जाता है और खुशी खुशी अपने बेटे और अपनी पत्नी के साथ अपना जीवन व्यतीत करता है। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि अगर हम बुरे कर्म करेंगे तो हमें उसके बुरे परिणाम भी भुगतने होंगे, और यदि हम अपने पिछले गलत कामों के लिए पश्चाताप करते हैं और अच्छे कर्म करने का प्रयास करते हैं तो हमारे जीवन में सुधार हो सकता है। हमेशा अपनी गलतियों से सीखना और उन्हें सुधारना हमारे जीवन को बेहतर बना सकता है। इस कहानी को सुनने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।